नमस्कार जी, मैं वैद्य हंसराज चौधरी आज आपका एक नई सीरीज में स्वागत करते हैं श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से। मेरे साथ हैं डॉक्टर पंकज सैनी और जो हमारी नई सीरीज है आयुर्वेद की बातें, यानी कि बहुत सरल तरीके से बातचीत के माध्यम से हम आज आपसे बात करने वाले डायबिटीज़ के बारे में, यानी कि जिसको सामान्यतः लोग शुगर की बीमारी भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो आयुर्वेद से ग्रेजुएशन किया है ना जी। तो इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं शुगर को? आयुर्वेद में पूरा का पूरा इसको लेके एक चैप्टर परमेह है, और जो शुगर है इसको हम जनरली आज की भाषा में मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो पुराने जो शास्त्र है उनके अंदर भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसके कारण, निदान, उपचार, इसके बारे में। तो आप क्या समझते हैं शुगर के बारे में? मेरा मोटा मोटा ये मानना है कि मतलब जब कोई शुगर कहता है ना, डायबिटीज कहता है, तो मेरा ये पिछला 10-11 साल का जो वैद्यकीय चिकित्सकीय जो अनुभव है उसमें मुझे यूँ लगता है एक लटका हुआ सा आदमी, लुंज पुंज सा, ढीला ढाला सा, जिसके चेहरे पे हल्की हल्की सी चिंता की रेखाएं हैं, और वो बड़ा यूँ कठिनता से चल रहा है, और वो बार बार मतलब कि उससे आप किसी भी विषय पे बात कर रहे हैं, वो केवल डायबिटीज़ पे ही बात कर रहा है। बोले साहब सुनाई ठीक से नहीं देता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और मैं अभी ये दवाई ले रहा हूँ और इससे मेरे और क्या नुकसान होगा, मतलब इस तरीके की जो चर्चाएं हैं। तो वो क्योंकि आयुर्वेद में तो जो डायबिटीज़ का पता लगाने का जो तरीका है वो लक्षण आधारित ही है कि उसके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आप चूँकि आधुनिक समय में आपने ये जो डॉक्टरी की है, तो कुछ एलोपैथी का भी सहारा लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखो, पुराने समय में तो ऐसा होता था कि अगर पेशाब के ऊपर जैसे चींटियां लग रही है तो उसको ज़्यादातर शुगर का रोगी माना जाता था। कोई मोटापा है तो उसका एक शुगर का लक्षण, मतलब शुगर होने की संभावना उसको मानी जा सकती थी। पसीना और पैरों में जलन होना, आपने जैसे बताया भूख अधिक लगना, बस ये कुछ डायग्नोस्टिक टूल थे उस वक्त के। आज साइंस बहुत आगे, तो इसमें हम देखते हैं कि शुगर के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं। जैसे रैंडम ब्लड शुगर, आप पूरे दिन में कभी भी कर रहे हो, उसको रैंडम ब्लड शुगर बोल दिया। आरबीएस, भूखे पेट रहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, भूखे पेट जो कर रहे हैं उसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। जी जी। फास्टिंग का मतलब आप भूखे पेट, ज़्यादा एक्यूरेट अपने इसको फास्टिंग को मानेंगे, क्योंकि वो एक सही अनुमान होता है। खाने के बाद में क्या खाया क्या नहीं खाया, कुछ चीज़ों में बदलाव बहुत अधिक होते हैं। और फास्टिंग ब्लड शुगर आपका नॉर्मली जो रहता है वो 90 से 110 रहता है, और खाना खाने के बाद वही 100 से 120 नॉर्मली ये शुगर का लेवल रहता है। इससे ऊपर जा रहा है तो आप शुगर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आपने कहा ना कि ये 92 से मतलब 110 या 100 तक, तो ऐसा मिथक है, ऐसा जनरली चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी चिकित्सा पद्धतियाँ सब अपने अपने में अपनी जगह बिल्कुल सही है, और जिसको जो सूट कर जाए वही उसके लिए औषधि है, और जिसको जो लाभ करे वही उसके लिए हितकर है। मतलब ये ऐसा मिथक है कि दवाई कंपनियां तय करती है कि मतलब ऐसा कोई नेक्सिस या ऐसा बड़े पैमाने पे कभी आपने भी सुना है क्या कि वो मापदंड बदल देते हैं हर 5-10 साल में? होता है। अभी रिसेंटली बीपी को लेके मैंने ऐसा सुना था कि जो नॉर्मल रेंज अपन बीपी की मानते हैं वो 90 से 120 जी, लेकिन अभी कुछ उसके पैरामीटर WHO ने भी चेंज किए कि वो 90 से 120 नहीं। आप उम्र बढ़ने के साथ में अगर किसी जैसे कि 70 साल का, 75 साल की उम्र में 140 तक अगर बीपी जा रहा है तो वो नॉर्मल में कंसिडर होता है आपका। कुछ ऐसा शुगर को लेके हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ में शरीर की जो कार्य क्षमता है तो वो तो कम हुई है। तो ये तो मतलब यही हुआ कि मतलब WHO ने तो पेट में लात मार दी। हाँ भाई, मैं जैसे मान लो मैं अगर उसको स्टैंडर्ड हायर साइड 100, जैसे डायबिटीज की बात कर रहे हैं अपन, तो डायबिटीज में जैसे मुझे आपने कहा कि साहब 110 अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और 4-5 साल बाद ये नियम बदला कि नहीं कोई बात नहीं, आपकी चूंकि उम्र 65 साल है तो आप तो कोई बात नहीं, अगर 120 भी है तो चिंता नहीं करनी, तो मैं तो दवाई छोड़ दूंगा उस समय। तो मैं जब दवाई छोड़ूंगा तो मुझे एकदम ऐसा लगेगा ना मैं तो आजाद हो गया, परंतु किसी न किसी का तो हित आहत हुआ है ना इसमें। बिल्कुल हुआ है। तो ये अच्छा, ये मानते हैं आप भी? जी जी, ठीक है। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी मजेदार बात याद है,
मतलब मेरी दादी माँ हमेशा ये कहा करती थी, अरे निपुते मिठाई मत खा, अरे निपुते शकरकंद मत खा, अरे निपुते आलू मत खा, अरे उड़द की दाल मत खा। मतलब मैं कहता क्या हो जाएगा? बोले तेरे दादाजी को शुगर थी, तेरे नाना जी को शुगर थी, तो तुझे भी हो जाएगी क्या? मतलब ऐसा कुछ है क्या वाकई? देखो जेनेटिक ये चीज़ें होती है। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप खाने पीने पे आपका कंट्रोल नहीं है, या फिर आप एक बहुत आलसी प्रवृत्ति के जैसे अगर आप हो, आप पूरे दिन ऑफिस वर्क में जैसे आपका सिटिंग का काम है, आपकी शरीर, आप कहते थे ना पुराने समय के अंदर लोगों के घी भी पच जाता था, तो वो घी इसलिए पच जाता था, वो काश्तकार लोग थे, पूरे दिन खेतों में काम कर रहे हैं, कुल्हाड़ी चला मतलब पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो वो जो खाते थे पच जाता था। आज का लाइफस्टाइल क्या है? सब चीज़ें फ़ोन के ऊपर आपको अवेलेबल हो रही है, आप 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ भी घर पे मंगा रहे हो। चलने फिरने का काम नहीं रहा है, या तो ऑफिस, ऑफिस से घर। फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है, और मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये दोनों ही चीज़ें शुगर को बढ़ावा देने वाली है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीरो एक्सरसाइज जी। और तो मतलब एक्सरसाइज तो जीरो जी। और जो आपका इनटेक है, यानी कि जो आप ले रहे हैं वो मैदा ले रहे हैं, या जैसे फास्ट फूड ले रहे हैं जी। या जैसे डिब्बाबंद जो चीजें हैं मतलब वो ले रहे हैं, तो इन दोनों का संतुलन गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। मतलब सीधा सीधा अगर अपन शुगर को इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई आपको शुगर क्यों, कि आपका आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आप साइकिलिंग नहीं कर रहे हैं, ये चीजें नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो शुगर। और दूसरा बात अगर हम इसको यूं कहें, आपका क्या विचार है कि अगर हम डायबिटीज पेशेंट को, कोई भी पेशेंट है, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर हम उससे ये कहते हैं कि साहब आप रोजाना 3 किलोमीटर घूमिए, जी, वॉक कीजिए, या आप 2 किलोमीटर साइकिलिंग कीजिए, या आप आधे घंटे के लिए स्विमिंग कीजिए, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज तो यही हुई ना, मतलब वो करें ऐसा, इस तरीके का मतलब वो प्रयास करें, तो क्या उस स्थिति में उसकी मेडिसिन कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये आप दवाई से कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ होती है कि जो अपने शरीर में ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है जी, वो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ा, मेटाबॉलिज्म बढ़ने के साथ में वो शुगर लेवल ऑटोमेटिक डाउन होने लग जाता है। तो ये चीज़ें काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये बहुत मायने रखती है ये चीज़ें। एक आपने जैसे शुगर को मैंने कई बार आपको कहते हुए सुना है कि ये तो अमीरों का रोग है, जी बिल्कुल सही, ये पैसे वालों की बीमारी है, ये तो धनाढ्य लोगों की है। बिल्कुल। तो इसका क्या कारण? इसका कारण ये है, हालांकि मैं इसे भी आगे जाके 2 कदम आगे जाके मजाक करता हूँ कि भाई डायबिटीज के बारे में बता रहे हो तो खुल के बताओ, कोई इनकम टैक्स वाला आपका फोटो नहीं ले रहा है, या हम इनकम टैक्स वाले को सूचना नहीं दे रहे। सीधा सीधा ये है कि जो धनाढ्य वर्ग है वो क्या है, एक्चुअली उनकी एक तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, जी, बोल बात। दूसरा, वो अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक व्यापार में उलझे हुए हैं। मैंने ऐसे कई, मेरी इस चिकित्सा अनुभव में कई ऐसे लोग देखे जिनकी क्षमता 10 लाख की नहीं थी और वो 50-50 लाख या 1-1 करोड़ का के बिजनेस में वो मुलविस हो गए, इन्वॉल्व हो गए, और फिर जब पैसा चुकाने की बात आई तो वो मानसिक रूप से तनाव में आ गए। तो मानसिक तनाव भी डायबिटीज का कारण है। दूसरा, अब वो चिंता में थे, समय पर खाना नहीं खा पा रहे, ये भी एक दूसरा कारण है। और तीसरा जो मुझे समझ में आता वो ये होता कि अगर वो बाहर जाएंगे तो लोग पैसा मांगने वाले उसको परेशान करेंगे, या उसका रूट ट्रैक करेंगे कि वो यहाँ घूमने आएंगे, सेठ जी को पकड़ दो आज, तो वो उनका घूमना भी बंद हो गया। या वो किसी और शहर में जाके भी अपना अगर कोई नया व्यापार शुरू करेंगे तो वहां भी वहां उनका खान पान गड़बड़ हो गया। तो यानी कि मेरा मूलतः मेरा जो सिद्धांत वो ये है कि यदि व्यक्ति अपना आहार अच्छा रखे, अपना व्यवहार अच्छा रखे, तो आहार और व्यवहार अगर दोनों है तो फिर उसका विहार भी अच्छा होगा। मैं इस मामले में जैन दर्शन को बहुत अच्छा मानता हूं। जी, जैन दर्शन ये कहता है कि आप प्रतिदिन विहार कीजिए, जी, यानी बाहर निकलिए, घूमिए। आप बाहर निकलोगे तो जितने किलोमीटर चलोगे उस दरमियान कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग से सब्जियां दिखेगी, जी, अलग से लहलाते हुए बाजरे के खेत दिखेंगे, जौ का खेत भी दिखेगा। तो उस समय आपका मस्तिष्क इस बात की तुलना कर रहा होगा कि मुझे वेद जी ने ग्लूटेन की वजह से मना किया है गेहूं खाने के लिए, मुझे वेद जी ने मना किया है चावल खाने के लिए, चलो यार यहाँ जौ उपलब्ध है जी, और उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको जौ खाना है। जी, तो ये आयुर्वेद, मैं तो मेरी दृष्टि से डॉक्टर साहब ये मानता हूं
कि आपके आसपास जो गतिविधियां आपके शरीर क्रिया विज्ञान के हिसाब से जो आपके लिए हितकर है, वही तो आयुर्वेद है जी। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मान लो डायबिटीज है, मधुमेह है, शुगर है, और वो श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पे आता है जी। तो आप उससे कौन सी जांच की अपेक्षा करते हैं? मतलब वो क्या जांच लेके आए? देखो, वैसे तो आजकल जांचों का खूब बड़ा भंडार है। एक अगर आप फास्टिंग शुगर 2-3 बार आपने किया, हर बार आपका बढ़ा हुआ आ रहा है, तो कई दिन तक उसका मॉनिटर किया जाता है। हो सकता है कई बार कुछ ज़्यादा मीठा खा के आपने शुगर चेक किया। और दूसरा, हम नवग्रह आश्रम पे जांचों के साथ साथ में रोगी के लक्षण क्या हैं, कि वो रात को पेशाब करने कितनी बार उठ रहा है, उसके तलवों में जलन रहती है, उसका वजन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी भूख कैसी है, इस तरीके के लक्षणों को हम देखते हैं। और हिस्ट्री लेते हैं मरीज से कि वो किस व्यवसाय से संबंधित है, उसका खाना पीना क्या है डेली का, और किस शहर से आता है, और इन चीज़ों से ओवरऑल अपने को हमें पता लग जाता है। और एक जांच, अगर बड़ी जांचों में अगर हम जाएं तो उसमें एक HbA1c करके जांच होती है। जी 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 जी। तो उसमें लगभग 3 महीने का एवरेज शुगर अपने को पता चल जाता है। तो उसके आधार पे भी हम शुगर है या नहीं है इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैंने एक आयुर्वेद के बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य से एक बार चर्चा हो रही थी, एक कोई इंटीग्रेटेड सेमिनार थी डायबिटीज पे, तो वो कह रहे थे कि शुगर जो है ना वो कभी अकेली नहीं आती, बड़ी सहेलियों के साथ आती है जी। तो मैंने उनसे पूछा जिज्ञासा से, साथ सहेलियों के साथ और शुगर? तो उनका हाँ, इससे बिल्कुल आईसाइट वीक होती है जी। और इससे आपका जो मेमोरी है उस पर नुकसान होता है, उससे आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसको नुकसान होता है, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर आपके शरीर पे कहीं कोई कट लग गया या कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो वो जल्दी भरता भी नहीं है, मतलब वो जल्दी भी ठीक नहीं होता। तो ये सब लक्षण जो साइड इफेक्ट है, आपका अनुभव क्या कहता है कि अगर जैसे जैसे डायबिटीज ठीक होगा तो ये लक्षण वापस साफ होने लग जाता है क्या? जी जी, देखो क्या है, शुगर को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शुगर को नियंत्रित लंबे समय तक नहीं रखा, आप उसको नज़रअंदाज करते रहे, कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे चोट लगी, वो मेरे अभी पीड़ा दे रही है। शुगर ऐसा नहीं है कि आपको अभी पीड़ा दे रही है, आप उसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो शरीर पे देखोगे। शरीर पे आपने जैसे बोला आईसाइट वीक हो जाएगी, आंखें कमज़ोर हो जाएगी, मोतिया के चांस बनते हैं, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है शरीर में वो नष्ट होने लग जाती है, जिसकी वजह से शरीर के हर बॉडी पार्ट तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता। हाथों में झुंझुनाहट, बहुत से लोग पेशेंट कंप्लेन करते हैं, जो बॉडी के एंडिंग पार्ट है, जैसे उंगलियां होगी, पैर की उंगलियां होगी, तो वहाँ और चोट लग जाती है तो स्मॉल ब्लड वेसल्स वैसे डिस्ट्रॉय हो रखे हैं, तो घाव भरने में भी दिक्कत आती है, गैंग्रेन तक हो जाता है। अच्छा, वहां तक मतलब सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां तक खून की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी या जो कुछ भी घाव भरने के लिए चाहिए वहां पे चीजें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो आपकी सप्लाई लाइन वीक हो गई, तो इसलिए आपका घाव भर नहीं रहा। तो ये बात भी सही है जी। अब डॉक्टर साहब बात करते हैं मुद्दे की कि मान लो मुझे डायबिटीज, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह सवाल कर रहा हूँ, एक वैद्य की तरह नहीं, मान लो मुझे डायबिटीज हो गया जी, और मैं नवग्रह आश्रम आ गया जी, और मैंने आपके सामने मेरे कागज भी रख दिए और मैंने आपको कहा कि साहब मुझे आप ठीक कर दीजिए, मैं डायबिटीज से बहुत दुखी हूँ जी, और आपने मेरे को औषधि लिखी जी। तो सामान्यतः आप औषधि लिखेंगे मेरे को शुगर और रक्त शोधन, जो कि मतलब मेरे लिए आवश्यक है जी, और वो मैं लेना शुरू करूंगा। ऐसे ही एक पेशेंट और आया जी, उसने भी कहा मेरे को डायबिटीज है, और हमारे दोनों की डायबिटीज करीब करीब एक सी थी। ये बहुत सीधा सा सवाल है, आप चिंतित मत होइए कि मतलब वो आदमी जल्दी ठीक हो गया जी, और मैं 6 महीने तक दवाई ले रहा हूँ जी, और हम दोनों 6 महीने बाद वापस इत्तेफाक से आ गए, तो वो तो बिल्कुल एकदम, मैंने कहा भाई आप कैसे? बोले मैं मेरे लिए नहीं आया हूँ। तो वो ऐसा कोई कारण हो सकता है कि वो जल्दी ठीक हो गया और मैं नहीं हो रहा? बिल्कुल, आपने जैसे बोला, देखो औषधि कुछ हिस्सा है आपके ठीक होने की जर्नी का, कुछ हिस्सा हो सकती है जी। खाली औषधि पर्याप्त हो ये जरूरी नहीं है, औषधि के साथ में आपको परहेज बहुत जरूरी रहेगा। अच्छा, एक तो परहेज जरूरी है। आहार विहार आपका क्या है, आप कब उठते हो, कब सोते हो, आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। अगर आपका आहार विहार अच्छा है, आप परहेज अच्छा है, आपने औषधि समय पे ली है, सही मात्रा में लिए, तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसके लिए कुछ लिटरेचर भी
बिल्कुल, हमारे यहाँ पे नवग्रह आश्रम पे लिटरेचर अवेलेबल है यहाँ पे। उस लिटरेचर के अंदर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या होगा, वो सारा रिटन, हैंड रिटन आपको दिया जाता है। और उसके साथ में जैसे बहुत से लोगों के कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या फल खाएं क्या नहीं खाएं, तो फलों के अंदर होता है जनरली मीठे होते हैं, लगभग सभी फल मीठे होते हैं, कुछ एक खट्टे की श्रेणी में आते हैं। तो फलों के अंदर लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। तो उसमें हमने फलों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, कौन से फल खा सकते हो कौन से नहीं खा सकते हो। जैसे तरबूज नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। और ये चीकू 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 भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब चीकू भी नुकसान करता है। हाँ, अब तो इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ कि पपीता खा सकते हैं, पपीता, एप्पल खा सकते हैं जी। और ये मतलब और बाकी जो जो आपकी बेरीज हैं, जैसे मान लो आपका जामुन वगैरह है, जामुन तो बेस्ट ये है मतलब खा सकते हैं जी। और सब्जियों में फिर इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटी के जैसे शकरकंद, आलू है, ये नहीं खाने हैं जी। तो फिर इसका मतलब हुआ करेला है, तरोई है, लौकी है, टिंडा है, तो ये चीजें, भिंडी है, ग्वारफली है, तो ये खा सकते हैं। सब्जियों के अंदर मैं आपको एक रूटीन फॉलोअप के लिए बोलता हूँ कि आप 4 सब्जियां बोल रहा हूँ मैं। एक आपका हो गया करेला जी, दूसरा तोरई, तीसरा परवल और चौथा गवारफली। ये 4 सब्जियां और 5वां एक मेथी, दाना मेथी की सब्जी राजस्थान के एरिया में बनती है। तो 5 चीजें आप डेली रूटीन में एक एक दिन सुबह के खाने के अंदर आप उसको ऐड कीजिए। इन 5 श्रेणी में से डेली, एक पहले दिन करेला, दूसरे दिन तोरई, तीसरे दिन परवल, सीजन के हिसाब से चौथे दिन मेथी, फिर ग्वारफली, ये होनी चाहिए आपके। फिर 5वें दिन जैसे ही फिर 1 नंबर पे आ जाएंगे। तो सुबह के खाने में एक सब्जी ऐड रहेगी। नेचुरली शुगर को कम करने वाली सब्जियां हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको शुगर को कंट्रोल करने में। चलो ये हुआ। अब मैं मान लो एक, ये भी मेरा एक लेमैन की तरह सवाल है कि जैसे मैं 3 महीने से दवाई ले रहा हूँ, मैं 3 महीने की दवाई यहाँ से लेके गया, 2 महीने की लेके गया, तो मैं आप जनरली ये मैंने कहते सुना है आपके द्वारा या डॉक्टर धर्मेंद्र जी के द्वारा कि आप होमवर्क करके लाना, बताओ आप अपना रिटर्न करके लाना। तो ये होमवर्क मतलब स्टूडेंट है क्या वो आपके पेशेंट? नहीं, होमवर्क का मतलब होता है कि शुगर में मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो आप डेली आप घर पे शुगर की जैसे मशीन है या फिर आप कहीं से जांच करवाते हो, तो वो एक रिटर्न के अंदर रहता है। तो अपने को एक उसका मीन मतलब एक बीच की अपने एक माध्य अपन निकाल सकते हैं, जिसको एवरेज शुगर बोलेंगे अपने। उस हिसाब से अपन फिर दवाइयों की डोज भी हमें डिसाइड करनी होती है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे तो आपने बहुत जबरदस्त बात बता दी। तो इसका मतलब जैसे दूसरी जो बीमारियां हैं उनमें मॉनिटरिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी डायबिटीज में है। बिल्कुल, मतलब मैं ये समझ पाया हूँ जी कि मतलब ये डायबिटीज जो है ये मतलब इसके पीछे हाथ धो के पड़े रहो जी, तो ये बढ़ जाएगा। मतलब इसमें आपको रिकॉर्ड भी रखना, मतलब वही होमवर्क हुआ ना जी। कि मतलब आपको लिख के लाना कि आपका उस दिन आपका डायबिटीज भूखे पेट फास्टिंग में कितना था, खाना खाने के बाद में कितना था, और उस दौरान आपकी सब्जियां क्या थी, या आपका वेट लॉस तो नहीं हुआ जी। ये इस तरीके की, आप कितने बजे सो गए, कितने बजे आप जल्दी उठे, मतलब ये सब चीजें भी। तो इसका मतलब ये भी है कि शाम को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे, तो ये भी फायदा करेगा। शुगर के रोगी की तो बहुत फायदा करेगी ना ये चीज़। अच्छा अच्छा, हाँ। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे करना चाहूंगा, ये बड़ा हितकर होगा जी। अब मतलब डायबिटीज का जो रोगी है जी, वो अगर अपने को पूर्ण रूपेण एलोपैथी के भरोसे छोड़ दे जी, या पूर्ण रूपेण आयुर्वेद के भरोसे छोड़ दे, जी, अथवा इन दोनों में सामंजस्य बना के अगर चले जी, और अंत में वो आयुर्वेद की तरफ धीरे 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 मतलब अगर हो, तो इसमें इन 3 में से आपके हिसाब से कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा? तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे ही शुगर डायग्नोस हुआ, शुगर डायग्नोस होते ही 80 to 90% लोग एलोपैथी दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जी जी, ठीक है। और ये कुछ ऐसा ही है कि हाईवे पे अपने जा रहे हैं, तो ऐसा गाड़ी सीधा डायरेक्ट जंप नहीं करवा सकते हाईवे से। अगर अपने को कहीं हाईवे से नीचे उतरना है, अपन वेट करेंगे कहाँ पे कट है, वहाँ से उतरेंगे। एक सिंपल सा वैसा ही एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ में होता है। आप स्टार्टिंग में अगर आप बहुत लंबे टाइम से आपने डे 1 से आयुर्वेद शुरू किया, ये बहुत अच्छी बात है, आपको रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेंगे इसके अंदर, ये बहुत अच्छी बात जी। लेकिन अगर ऐसा है आप 1 साल 2 साल से 3 साल से एलोपैथी खा रहे हो
फिर आप एकदम से उसको नहीं छोड़ सकते हो। जैसे आप आज आयुर्वेद शुरू करते हो तो आप आपके डोजेस कम करते जाओ, जैसे मेटफॉर्मिन जैसे जनरली आप 500 mg मतलब सीधे शब्दों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे सीढ़ियां उतरते हैं, वैसे मतलब जैसे 500 mg को हम 400 पे आए, फिर 250 पे आए, जी। फिर मतलब हर महीने उसको हम टेपर डाउन कम करते मतलब जाइए। हम करते जाएं, और फिर आयुर्वेद पे, तो फिर बाद में जिंदगी भर आयुर्वेद लें हम। हाँ, जिंदगी भर आयुर्वेद लेने का मतलब है कि आपने 5 साल शुगर की गोलियां खाई, 10 साल खाई, आप लगभग साल भर या 6 महीने का मैं एक टाइम बोलता हूँ, 6 महीने आप दवाइयाँ खाते हो तो आपके नेचुरली जो शुगर है वो कंट्रोल रहने लग जाती है। बस अब फिर आपको ज़्यादा औषधियों पे डिपेंडेंट नहीं रहते हुए अगर आप खाना पीना आपका परहेज भी कंट्रोल अच्छे से कर लोगे तो मेरा मतलब ये निकला कि सीधा सीधा अपनी पूरी वार्ता का जो सार है वो ये है कि अगर व्यक्ति दिनचर्या अच्छी है, आचार विचार अच्छे हैं, आहार विहार अच्छा है, और फिर उसके बाद में मान लो अगर वो एलोपैथी की तरफ चला भी गया, चाहे उसको मतलब किसी भी तरीके से दवाइयाँ औषधियाँ लेनी पड़ी, हालांकि ये तो बहुत विशद विषय है कि इसमें टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, और फिर उसमें बहुत सारों को इंसुलिन भी पेट में लेना पड़ता है, इतने यूनिट लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत मात्रा है। परंतु सार संक्षेप ये है कि यदि व्यक्ति अपना इरादा दृढ़ रखे, आहार विहार अच्छा रखे, और सलाद पे पूरा ध्यान दें, और सब्जियों पे पूरा ध्यान दें, और अनाज पे जैसे चना है, वो जैसे जौ है, बाजरा है, जो ग्लूटेन फ्री जो है, या श्रीधान्य जो है, इन पे सब पे अच्छा सा ध्यान दें, और अंत में वो मतलब आयुर्वेद में जब रेगुलर लगातार दवाई लेते हुए करीब 2-4 महीने तक अगर उसके अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर वो केवल अपना आहार से और अपने परहेज से मतलब बहुत अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकता है, फिर उसको दवाई लेने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब मजा आ गया वास्तव में, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कृपया इस तरीके से हमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताते रहें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। कृपया आप इस तरीके से श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें पॉडकास्ट लगातार, और हम आने वाले समय में लीवर और किडनी और कैंसर और मोटापा और कई बीमारियों पे आपसे बात करने वाले हैं। धन्यवाद। जय धन्वंतरी।